हेलो मेरे फ्यूचर आईआईटियंस, क्या हाल चाल। होपफुली सब लोग अच्छे से होंगे और बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपका एडवांस का एग्जाम बहुत पास में आ गया है, तो उसी को लेकर हम लोग जो है आपके लिए टारगेट आईआईटी सीरीज लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे क्वेश्चंस आते हैं उस एग्जाम में, वैसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, जिससे कि आपका थोड़ा सा क्वेश्चन का फ्लो बने और आप बढ़िया स्कोर कर पाओ एडवांस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग के मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारे पास में है। एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 9 है और परमाणु भार 19 है। इसके लिए सही कथन का चयन कीजिए। आपको इसके बारे में सही कथन बताना है कि कौन-कौन से इस कथन जो है इसके बारे में सही है। तो पहली बात तो ये है, यहाँ पे 9 लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि ये देखो नीचे परमाणु क्रमांक लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं परमाणु भार। 9 है, इसका मतलब है कि परमाणु क्रमांक इसका 9 है और परमाणु क्रमांक 9 एक ही तत्व का होता है और वो होता है फ्लोरीन। तो ये तत्व जो है फ्लोरीन है। तो पहले तो ये तय हो गया कि ये तत्व जो है ये फ्लोरीन है, क्योंकि ये जो कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, ये जो डेटा दे रखा है, ये फ्लोरीन से ही मैच करता है। अब इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है, बताना इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। M माइनस के निर्माण एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। ये कह रहा है कि F से F माइनस का जो निर्माण होता है, उसमें ऊर्जा जो होती है, देखो पहली बात, F से F माइनस बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है या देनी पड़ती है, लेनी पड़ती है, जो भी है, उसको इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा कहते हैं, डेल्टा EGH कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा आपको पता है सभी तत्वों के लिए, लगभग सभी तत्वों के लिए ऋणात्मक होती है, यानी ऋणात्मक का मतलब होती है कि उसमें ऊर्जा रिलीज होती है और रिलीज होने वाली वैल्यू को हम नेगेटिव में लिखते हैं और रिलीज होती है इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ठीक है। किसी भी तत्व का उदासीन गैसीय परमाणु जब उसके ऋणायन में कन्वर्ट होगा तो उसमें ऊर्जा हमेशा मुक्त होती है, वो ऊष्माक्षेपी होती है, कुछ तत्वों को छोड़कर। कुछ तत्व कौन कौन से? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन, उनको छोड़कर, और नोबल गैसेज है। बाकी सबके लिए ऊष्माक्षेपी होती है। इसने कहा ऊष्मा शोषी है, तो ये बात तो गलत हो गया है। फिर क्या, इसका ऋणायन नियॉन के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, ये बात बिल्कुल सही है। ये जिसका ऋणायन है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है और नियॉन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है, तो सम इलेक्ट्रॉनिक वाली बात तो करेक्ट हो गई है। इसका आवर्त में इसके आवर्त में इसका आकार सबसे छोटा है। फ्लोरीन की बात कर रहा है यहाँ पर, फ्लोरीन का जो आकार होता है वो उसके आवर्त में सबसे छोटा होता है। ये बात भी करेक्ट है, क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, लिथियम सोडियम से ऐसे जाओगे, आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट जो है हैलोजन है, उसका आकार सबसे छोटा होगा। उसके बाद नोबल गैस आती है, लेकिन नोबल गैस का वांडरवाल आकार मापते हैं तो वो बड़ा हो जाता है। तो नोबल गैस को छोड़ दो आप, तो अपना जो हैलोजन होगा उसका आकार सबसे छोटा हो जाएगा अपने आवर्त के अंदर, तो ये बात भी करेक्ट है। इसके वर्ग में इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उच्चतम है, ये बात गलत है। इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा की बात करें अगर 17वें ग्रुप के एलिमेंट के लिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वैसे तो आकार बढ़ने के साथ में इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा घटती है, लेकिन फ्लोरीन से क्लोरीन की ज्यादा होती है अपवाद स्वरूप, क्योंकि क्लोरीन जो होता है बेटा, फ्लोरीन जो होता है उसका आकार बहुत छोटा होने की वजह से उसमें जोड़े गए इलेक्ट्रॉन में और पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण होता है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर झोल होता है। क्लोरीन की हाईएस्ट होती है इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा 349 किलो जूल प्रति मोल। नंबर सेकंड पे होता है फ्लोरीन, माइनस का 328 किलो जूल प्रति मोल। तो हाईएस्ट वैल्यू तो बेटा क्लोरीन के लिए होगी, तो ये बात गलत हो गई है। तो सेकंड और थर्ड जो है ये अपने पास में करेक्ट है, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग का ये उसका आवर्त सारणी का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट जो है ये सीखने को हमें मिले हैं। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। IE2 का सही क्रम क्या है? आपको सेकंड पीरियड के एलिमेंट दे रखे हैं, उसमें आपको IE2 का क्रम बताना है। तो ये लगभग आसपास के एलिमेंट ही है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। वैसे हम ये जानते हैं कि साइज जो है घटने के साथ में आयनन ऊर्जा जो है, चाहे कौन सी भी हो, उसकी वैल्यू बढ़ती है, अगर अपवाद नहीं हो तो। अब देखो आपको IE2 पूछा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें से पहले निकाला जा चुका है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो आपको इनका जो विन्यास लिखना है, जो विन्यास से जो फैसला करोगे आप, वो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद का विन्यास लिखना है। तो कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद का जो विन्यास रहता है वो 2p1 रहता है। ठीक है। N के अंदर रहता है 2p2, ऑक्सीजन में 2p3, इसमें 2p4, ये एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में है। तो वैसे तो आपने को पता है इधर जाने पर I की वैल्यू जो है वो बढ़ती है, लेकिन फ्लोरीन और ऑक्सीजन में इसका अर्धपूरित विन्यास है, इसका अर्धपूरित नहीं है, तो अर्धपूरित विन्यास वाले का आयनन ऊर्जा उसके अड़ोसी पड़ोसी से ज्यादा होती है, अपवाद स्वरूप, एक्सेप्शनली। तो ये ऑक्सीजन का हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ऑर्डर आएगा वो कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन,
फिर ऑक्सीजन। तो CnFO ऑप्शन सी में हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नीचे दिए गए 4 तत्वों का संज्ञान लीजिए जिन्हें दीर्घाकार आवर्त सारणी के एक सूक्ष्म भाग द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यदि x तीसरे आवर्त तथा वर्ग 16 में स्थित हो तो इसके संदर्भ में कौन सा? ठीक है, देखो 3-4 तत्व यहाँ पर दे रखे हैं, XYZ, WXYZ वगैरह, और ये सब आसपास के तत्व ही है, आवर्त सारणी के तत्व है। इसमें से इन्होंने जो है x के बारे में जानकारी दी है, कहा कि x जो है तीसरे आवर्त का है और वर्ग 16 का है। बस बात खत्म हो गई है। वर्ग 16 ग्रुप 16 के जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और नीचे लिबरमोरियम होता है। ये अपने पास में पीरियड 2 है, ये पीरियड 3 के एलिमेंट है, ये पीरियड 4 के हैं। इसने कह दिया है कि जो x वाला है वो अपने पास में थर्ड पीरियड का और 16 ग्रुप का यानी सल्फर है वो। तो अगर बेटा ये सल्फर हो गया x, तो सल्फर के ऊपर कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन। सल्फर के इधर कौन हो जाएगा? फॉस्फोरस। सल्फर के इधर कौन हो जाएगा? क्लोरीन। तो ये अपने को तत्वों के बारे में जानकारी होगी कि Y जो है वो ऑक्सीजन है, Z जो है वो क्लोरीन है, X सल्फर है और W जो है वो फॉस्फोरस है। अब कह रहा है उच्चतम विद्युत ऋणात्मकता जो है Y की है। विद्युत ऋणात्मकता की बात करें बेटा तो ऑक्सीजन जो है Y, उसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है इन चारों में से। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आवर्त सारणी में फ्लोरीन के बाद में सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी जो होती है वो ऑक्सीजन की ही होती है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। फिर कहा है कि इसने पूछा क्या वैसे? असत्य पूछा है, ठीक है। उच्चतम श्रृंखलन प्रवृत्ति जो है वो एक्स की है। एक्स मतलब सल्फर है, ये कह रहा सल्फर की जो श्रृंखलन प्रवृत्ति है वो हाईएस्ट है। हाँ, ये बात भी करेक्ट है। सल्फर जो होता है बेटा, सल्फर की जो कैटिनेशन टेंडेंसी होती है वो हाईएस्ट होती है, बिल्कुल करेक्ट बात है। देखो वैसे तो कार्बन की होती है पूरे, अगर आवर्त सारणी में देखा जाए तो, पर कार्बन तो यहाँ पर है नहीं। कार्बन के बाद सिलिकॉन की होती है, सिलिकॉन की यहाँ भी नहीं है, तो सिलिकॉन के बाद सल्फर की हुआ करती है। सल्फर का आपने देखा होगा, सल्फर जब खुद मूल अवस्था में मिलता है तब भी वो S8 के रूप में मिलता है, और S8 में आपको पता है सल्फर के टोटल 8 परमाणु जो है इस प्रकार से जुड़े होते हैं। तो श्रृंखलन होता क्या है? किसी तत्व की अपने ही अन्य तत्वों के साथ में जुड़कर लंबी श्रृंखलाएं बनाना या वलय बनाना, उसको श्रृंखलन बोलते हैं। तो सल्फर जब मूल अवस्था के अंदर ही 8 परमाणुओं के साथ जुड़ा रहता है, तो आप सोचो इसकी श्रृंखला प्रवृत्ति कितनी होती होगी। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता जेड की है। जेड यानी क्लोरीन के बारे में कह रहा है कि इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन बंधुता है। सही बात है, क्लोरीन की इन सभी तत्वों में हाईएस्ट है। इन सभी तत्वों में नहीं, बल्कि पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की ही होती है। नंबर सेकंड पे फ्लोरीन होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें बेटा, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, विद्युत ऋणता, वो नहीं, वो हाईएस्ट फ्लोरीन की होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो हाईएस्ट क्लोरीन की होती है। 100% करेक्ट बात है। फिर का वाई परिवर्तनीय सहसंयोजकता प्रदर्शित करता है। वाई जो है वाई, ये परिवर्तनीय सहसंयोजकता प्रदर्शित करता है। ये नहीं करता बेटा, इसके पास में कोई डी कक्षक नहीं होते हैं, तो ये अपनी संयोजकता का प्रसार नहीं कर सकता है। इसकी वैलेंसी 2 ही होती है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड ही बनाएगा बेटा। ठीक है, ऑक्सीजन सामान्य अवस्था में 2 बॉन्ड ही बनाता है। वो कभी 3 4 5 3 बना सकता है जब उसे +4 रो, पर उदासीन अवस्था में 2 ही बॉन्ड बनाता है। वो अपनी संयोजकता को परिवर्तनशील नहीं रख सकता है। ठीक है, सामान्य तौर पे जिसके पास में रिक्त डी कक्षक होते हैं वो परिवर्तनशील संयोजकता रखते हैं। ऑक्सीजन ऐसा नहीं कर सकता। तो ये वाली बात जो है वो गलत हो गई है, असत्य होगी। डी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अगला सवाल, क्षारीय धातुओं में एम की परमाणु त्रिज्याओं का क्रम है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, परंतु M+ आयनों की त्रिज्याओं का जलीय विलीन में विपरीत क्रम ये है। इस विपरीत क्रम का कारण क्या है? तो पहले तो आप क्या करो, ये जो सवाल है ये तो मैं अभी सॉल्व तो करवाऊंगा खैर, लेकिन अभी आप वीडियो को पॉज करो और खुद इसका आंसर निकालो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। हर क्वेश्चन में आप ऐसा ही करो, खुद आप ट्राई करो कि उसका आंसर क्या हो सकता है। उसके बाद मैं जब करवाऊंगा तो आप देखो कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो ये चीज आप करते रहिएगा। हर बार मैं बोलूंगा नहीं कि पॉज करो, ये करो, आप लोग खुद अपने स्तर पे करते रहना है इसको। ये सवाल ये कह रहा है कि जो परमाणु त्रिज्या होती है, परमाणु त्रिज्या का जो क्रम है वो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ये बढ़ता हुआ क्रम दिया है इन्होंने। ओके डन। फिर इसने कहा जलीय आयन के अंदर इनका जो क्रम है, जलीय विलयन में जो इनका क्रम रहेगा, जलीय विलयन में लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम, रुबिडियम। जलीय विलयन के अंदर बेटा इनका क्रम बता रखा है इन्होंने, एक्वस। यहाँ एक्वस लिखा नहीं, लेकिन जलीय विलयन का मतलब एक्वस ही होता है, और एक्वस में जो क्रम लिखा गया है ऐसा लिखा गया है इस तरह से। ये पूछा कि ऐसा क्यों हो जाता है भाई। लिथियम जो कि सबसे छोटे आकार का परमाणु होता है, उसका आयन पानी में जाने के बाद सबसे बड़ा कैसे हो गया है? तो पानी में जाने के बाद में क्या होता है, जब किसी भी आयन को आप पानी में डालते तो होता क्या है? पानी में किसी भी आयन को, चाहे धनायन और ऋणायन को डालते हैं, तो जल के अणु जो है उस आयन को चारों ओर से घेर देते हैं, उसका विलायकन कर लेते हैं। और जितना अधिक विलायकन होता है, जितना किसी भी आयन का जितना अधिक विलायकन होता है, उतना ही उसका आकार बढ़ता जाता है, और विलायकन जो है छोटे आयनों का ज्यादा होता है। तो लिथियम जो कि सबसे छोटा होता है, उसका विलायकन सबसे अधिक होगा, तो सबसे बड़ा हो जाएगा जल के अंदर जाने के बाद में। तो यानी कि इसका जल योजन कहो या विलायकन कहो, वो सबसे अधिक हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ये आकार जो है ये इधर जाने पे घट क्यों रहा है, ये ऐसा कहा घट क्यों रहा है? तो इधर जाने पर जल योजन की मात्रा कम हो रही है, सबसे अधिक जल योजन इसका हो रहा है, इसलिए सबसे आकार इसका बढ़ जाएगा। और इधर जाने पर इनका आयनिक आकार बढ़ रहा है, इसलिए इनकी जल योजन में कमी आ रही है, इसलिए इनका जो है जल योजित आकार घट रहा है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी वाला। ठीक, अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से सही कथन कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन है। पहला सवाल है, एक ऋणायन की त्रिज्या उसके मूल परमाणु से ज्यादा होती है। करेक्ट बात है भैया, एक ऋणायन और मूल परमाणु है, मान लो एक तो मूल परमाणु है और एक उसका ऋणायन है। तो मूल परमाणु से ऋणायन जो होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि ऋणायन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने से उन जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन है उसमें, और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसमें प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, यानी शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, इस कारण आकार बढ़ जाता है। ये करेक्ट बात है। सामान्यतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयन ऊर्जा, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयन ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण आयन ऊर्जा बढ़ती है, करेक्ट बात है। किसी तत्व की विद्युत विलगित परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रकृति होती है। नहीं, विद्युत ऋणता जो होती है वो विलगित परमाणु के लिए नहीं होती बेटा। विलगित परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन लेने की जो प्रवृत्ति होती है इसको इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है ये विलगित परमाणु के लिए नहीं बल्कि बंधित परमाणु के लिए डिफाइन की जाती है। ये बंधित परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म को, बॉन्डेड पेयर को, यानी बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचने की प्रवृत्ति जो होती है उसको बोलते हैं विद्युत। तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो अपने पास में पहला और दूसरा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, मतलब पहला और दूसरा वाला करेक्ट स्टेटमेंट है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हाइड्राइड की अम्लीय सामर्थ्य का सही बढ़ता हुआ क्रम क्या है? आपके पास में 4 हाइड्राइड रखे हैं, उनकी आपसे अम्लीय सामर्थ्यता पूछी है कि इनका अम्लीय सामर्थ्य का क्रम क्या है। तो पहले ये इनको ट्रैक करते हैं, एक आवर्त सारणी में मौजूद कहां पर है। कार्बन CH4, उसके नीचे होता है SiS4, इसको मीथेन बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिलेन। फिर अपने पास में सिलिकॉन के जस्ट आगे फॉस्फोरस, ये फॉस्फीन, उसके जस्ट आगे H2S, ये हो जाएगा। अब पूछा क्या बेटा, अम्लीय सामर्थ्य। अम्लीय सामर्थ्य क्या होता है? H+ दान करने की प्रवृत्ति। कितना इजीली कोई H+ दान कर सकता है, उस प्रवृत्ति को हम क्या बोलते हैं? अम्लीय सामर्थ्य कहते हैं। तो आप मुझे बताओ इन सभी में से सबसे इजीली H+ कौन दान कर सकता है? पहली बात तो कार्बन में और सिलिकॉन की बात करें तो कार्बन में CH4 वाले बॉन्ड थोड़े छोटे होते हैं, सिलिकॉन वाले बॉन्ड थोड़े बड़े होते हैं। तो कार्बन में और सिलिकॉन में, मतलब मीथेन में, सिलेन में, इस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होता है। यहां से H+ को निकालना आसान है क्योंकि यहां से बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो बंध सामर्थ्य कम हो जाएगा। H+ को यहां से निकालना आसान है। इसका मतलब मीथेन से सिलेन बढ़िया एसिड हो गया है। मीथेन से सिलेन की अम्लीय सामर्थ्य क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी। इन चारों में से कैसे डिसाइड करेंगे, इन तीनों में से? तो देखो, अम्लीय सामर्थ्य के लिए क्या करते हैं हम, जो भी हमें अम्ल दे रखे होते हैं उसमें से एक H+ निकालते हैं। H+ निकालने के बाद में जो परमाणु बचा हुआ, मतलब जिस परमाणु के साथ लगा हुआ H+ निकाल लिया, उस परमाणु पे आप -4 लगाओगे, उसको संयुग्मिक क्षार कहते हैं, उसका आप स्थायित्व देखोगे। क्योंकि अम्लीय सामर्थ्य के लिए अपन क्या करते हैं बेटा, अम्लीय सामर्थ्य जो होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, उसमें, और अम्लीय सामर्थ्य में क्या होता है, अम्लीय सामर्थ्य जो है वो संयुग्मिक क्षार के स्थायित्व के समानुपाती होता है। ठीक है, तो आप सिलिकॉन में से H+ निकालोगे तो ये बचेगा SiH3-, इधर बचेगा PH2-, इधर बचेगा SH-।
अब ये तुम्हारे पास में 3 संयुग्मिक क्षार आ गए। अब आपको इनका स्थायित्व चेक करना है। जो ज़्यादा स्थायी होगा सबसे, उसका अम्लीय सामर्थ्य सबसे अधिक होगा। तो भैया स्थायित्व कैसे चेक करें? सेम पीरियड के एलिमेंट होते हैं, तो उन पे जब -4 होता है, तो उनका स्थायित्व उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के समानुपाती होता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है इन तीनों में, फिर उसकी ज़्यादा होती है, उसकी और ज़्यादा होती है, तो इसका स्थायित्व बढ़ेगा उस क्रम में, तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ भी उसी क्रम में बढ़ती जाएगी। ठीक है? कहने का मतलब ये है कि H2S का संयुग्मिक क्षार सबसे स्थायी है, SiH4 का संयुग्मिक क्षार सबसे कम स्थायी है। क्यों स्थायी है? क्योंकि उसपे जो -4 आ रहा है सल्फर पे, वो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा स्टेबल होता है उसके ऊपर। तो ऑर्डर ये आ जाएगा कुल मिला के, ये आ जाएगा। इसका मतलब ये अपने पास में ओवरऑल ऑर्डर आ गया है। ऐसा ऑर्डर कहाँ दिखाई पड़ रहा है अपने को? ये रहा ऑप्शन बी के अंदर। ऑप्शन बी के अंदर। अगला सवाल है, निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। ये अपने उसमें से, इसमें कुछ केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन भी है, कुछ आवर्त सारणी के भी है, मिक्स्ड क्वेश्चन है। आपको इनकरेक्ट ऑप्शन जो है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है, संकरित कक्षकों में बंधित इलेक्ट्रॉनों को युग्मों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति का क्रम। ये कह रहा है कि जो संकरित कक्षक होते हैं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, उनमें बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों को आकर्षित करने की प्रकृति, देखो, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों को आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है, उसी को तो हम सिंपल भाषा में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणता बोलते हैं बेटा उसको, शॉर्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ईएन बोलते हैं। तो ये कह रहा है ईएन जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जो है वो sp का ज्यादा होता है, फिर sp2 का, फिर sp3 का। बिल्कुल सही बात है बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो परसेंटेज s कैरेक्टर के समानुपाती होती है, परसेंटेज s गुण के समानुपाती होती है। sp के अंदर परसेंटेज s गुण 50% होता है, इसलिए हाईएस्ट होती है। फिर sp2 के अंदर 33% होता है, तो सेकंड नंबर पे होती है। और फिर अपने पास में sp3 में 25% s करेक्टर होता है, तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होती है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। दूसरा कह रहा है, क्षारीय धातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी सामान्यतः ऋणात्मक होती है। क्षारीय धातु जो होते हैं, कौन से होते हैं? लिथियम, सोडियम वगैरह, वो सब उनकी बात करें कि उनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी सामान्यतः ऋणात्मक। सही बात है भैया। देखो, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो है, वो कोई भी विलगित गैसीय परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो ग्रहण करने के दौरान जो मुक्त हुई ऊर्जा उसको बोलते हैं। अब वो लगभग सबके लिए नेगेटिव ही होती है। क्षारीय धातु तो क्या लगभग सबके लिए नेगेटिव होती है। बस क्षारीय मृदा धातु जो होते हैं, उसमें जो पहले 2 एलिमेंट है, बेरिलियम और मैग्नीशियम, और उधर अपना निकोजन समूह के अंदर, 15वें समूह के अंदर नाइट्रोजन, ये 3 एलिमेंट के लिए धनात्मक होती है, और नोबल गैस 7 होती है, उनके लिए धनात्मक होती है। तो कुल मिला के 10 एलिमेंट के लिए ही इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा जो है धनात्मक होती है, बाकी सबके लिए ऋणात्मक होती है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर Cl की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है। हाँ, ये बात भी करेक्ट है बेटा। कैसे करेक्ट है? कि क्लोरीन प्लस है एक, और एक Cl है, दोनों में आपने इलेक्ट्रॉन जोड़ा, तो ये तो Cl बन जाएगा, ये Cl माइनस बनेगा। तो आप बताओ ज्यादा ऊर्जा मुक्त कहां पर होती है इन दोनों में से? देखो, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा मुक्त होती क्यों है? इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो नाभिक में और जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन में आकर्षण होता है, उस वजह से ऊर्जा मुक्त होती है। तो आकर्षण में बेटा दोनों जगह पे होगा, लेकिन ये पहले से ही प्लस चार्ज इसके ऊपर, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर और ज्यादा आकर्षण होगा, तो यहां पर ऊर्जा ज्यादा मुक्त होगी। इसलिए इसको क्लोरोनियम आयन बोलते हैं। क्लोरोनियम आयन में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है सिंपल क्लोरीन परमाणु की तुलना में। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फिर कह रहा 2p श्रेणी के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान 3p श्रेणी की तुलना में कम होता है, क्योंकि 2p श्रेणी के तत्वों का आकार छोटा होने के कारण अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण अधिक। ये तो फर्जी बात कर ली है। 2p श्रेणी के तत्व मतलब सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट से ये कह रहा है कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट जो होते हैं, और थर्ड पीरियड की तुलना में सेकंड पीरियड वाले तत्वों की विद्युतता कम होती है। कम नहीं होती, ज्यादा होती है। वो तो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा होती है, वो कम होती है, वहां पर ये इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण वाली चीज काम करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखो, बोरॉन की, कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, उनके जस्ट नीचे वाले थर्ड पीरियड के वाले एलिमेंट है, उनसे ज्यादा होती है। तो ये वाली बात जो है वो इनकरेक्ट हो गई है। इनकरेक्ट वाली बात को ही अपने को सिलेक्ट करना था। अगले सवाल की तरफ आते हैं। स्पीसीज के किस समुच्चय में संग्रहण अवस्था समान है लेकिन आकृतियां भिन्न है? अच्छा, ये सवाल ठीक ठाक सा सवाल है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, VSC PRT और हाइब्रिडाइजेशन वाला जो टॉपिक है, उसका मिक्स्ड क्वेश्चन है।
संकरण पूछा है समान है लेकिन आकृतियां अलग अलग होनी चाहिए। तो देखो संकरण निकालने के लिए अपने पास में तरीके होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, संकरण निकालने के लिए स्टेरिक नंबर निकालते हैं, उसके लिए 1/2 VMC करके निकाल लेते हैं, VM प्लस माइनस सी। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है इतना सब करने की जरूरत नहीं है अपने को। ये सब वही प्रजातियां हैं जिनका संकरण अक्सर हम डेली निकालते हैं, तो इनका संकरण हमें वैसे ही याद ही है। अगर याद नहीं है तो तुम सिस्टम से निकाल सकते हो, फॉर्मूले से निकाल सकते हो। बट NO2 प्लस होता है इसका संकरण होता है अपने पास में, NO2 प्लस का होता है SP, ठीक है, इसका sp2 और इसका भी sp2, तो संकरण समान है ही नहीं इनका। तो इसका sp3 SF4 का 4 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, टोटल 5 sp3d, इसका 4 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर, तो sp3d2, संकरण इनका भी समान नहीं है। ये sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी आपका sp3 है, इधर सल्फेट sp3 है, फॉस्फेट sp3 है और परक्लोरेट भी sp3 है। तो संकरण समान इसका और इसका है, लेकिन इनका आकृतियां भिन्न हैं। तो भैया सल्फेट, फॉस्फेट और परक्लोरेट तीनों के तीनों आपके टेट्राहेड्रल होते हैं, तो इनकी तो आकृतियां हो गई समान, तो ये ऑप्शन तो बेटा होगा नहीं। अब बचा अपने पास में ये वाला ऑप्शन। यहां अमोनिया की आकृति जो होती है वो चतुष्फलकीय होती है, चतुष्फलकीय होती है। हाइड्रोनियम आयन की जो आकृति होती है, हाइड्रोनियम आयन की जो आकृति होती है वो पिरामिडी होती है, और OF2 की जो आकृति होती है वो बेंट या मुड़ी हुई होती है, बेंट होती है या मुड़ी हुई होती है। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा, इसका मतलब ये हो गया कि इनका संकरण समान है लेकिन आकृतियां भिन्न हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? ओजोन के केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु पर औपचारिक आवेश +1 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक विषम इलेक्ट्रॉन अणु है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन सम इलेक्ट्रॉनिक है। देख लो भाई क्या होगा। 1 by 1 शुरू करते हैं। ओजोन के केंद्रीय परमाणु पर औपचारिक आवेश +1 है, सही बात है। ओजोन जो होता है ना, ओजोन, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तुम जो है सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हो कि यहाँ पे प्लस आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए, माइनस आ जाए। तो ऑक्सीजन के ऊपर जो है ये केंद्रीय परमाणु है, इसके ऊपर +1 आवेश है, करेक्ट बात है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक विषम इलेक्ट्रॉन अणु है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है NO2, उसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, एक उसके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है NO2 के पास में। इस वजह से एक विषम इलेक्ट्रॉन अणु है। जिसके पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है इस प्रकार के अणुओं के अंदर, या अकेला इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग विषम इलेक्ट्रॉन अणु बोलते हैं, ठीक है। ये अनुचुंबकीय भी होता है प्रकृति में, करेक्ट बात है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन सम इलेक्ट्रॉनिक है। कार्बन मोनोऑक्साइड में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होती है, और नाइट्रोजन जो होती है N2, उसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होती है, तो सम इलेक्ट्रॉनिक है, ये भी करेक्ट बात है। वांडरवाल त्रिज्या परमाणु के समग्र आकार को प्रदर्शित करती है जो अनआबंधित अवस्था में उसके सहसंयोजक कोष को अपवर्जित करता है। नहीं भैया नहीं, ये कह रहा है कि वांडरवाल त्रिज्या जो होती है वो परमाणु के लगभग पूरे आकार को प्रदर्शित करती है, पर इसने एक गलत बात कह दी है कि जब उसका मापन करते हैं तो उसका जो संयोजक कोष है, यानी इसका जो बाह्यतम कोष है, उसको अपवर्जित करते हैं, मतलब उसको हटा रहे हैं, उसको काउंट नहीं करते हैं। काउंट कैसे नहीं करते हैं, काउंट तो करते हैं। ये कह रहा है उसको इंक्लूड ही नहीं करते हैं, अपवर्जन का मतलब है इसको शामिल नहीं करते हैं, जबकि हम तो बाह्यतम कोष तक को शामिल करते हैं। भाई किसी परमाणु का आकार मापना तो बाह्यतम कोष तक के आकार तो लेना ही पड़ेगा। ये अगर आप बाह्यतम कोष को अपवर्जन करना है, उसको हटा देना है, उसको शामिल नहीं करना है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा, ये गलत स्टेटमेंट है। तो डी वाली गलत हो गई है, ठीक है। हाँ ये बात जरूर सही है कि वांडरवाल जब त्रिज्या मापते हैं तो परमाणु अनआबंधित अवस्था में नॉन बॉन्डेड स्टेट के अंदर होता है, लेकिन उसकी बाह्यतम कोष तक की दूरी को है लिया जाता है, ना कि उसके अंदर जो है बाह्यतम कोष को हटाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, आयनिक आबंध निर्माण के लिए स्थिति है, जब आप दो परमाणुओं के मध्य आयनिक बंध बनाते हैं तो कौन सी स्थिति में आयनिक बंध सबसे सुगमता से बनता है, ये क्वेश्चन है। तो जरा इसको बढ़ के बताओ क्या होगा। मैं आपको हिंट देता हूं, बॉर्न हैबर साइकिल, बॉर्न हैबर साइकिल, बॉर्न हैबर चक्र जो है उससे आप पता लगाएंगे कि क्या परिस्थितियां होनी चाहिए। चलो देखते हैं क्या होता है।
मैं आपको बताऊं कैसे आयनिक बंध का निर्माण होता है। आयनिक बंध का निर्माण होने के लिए एक अपने पास धातु होता है सॉलिड अवस्था में, एक अधातु होता है गैसीय अवस्था में, और ये दोनों जब जुड़ते हैं तो अपने पास में MX सॉलिड बन जाता है जिसको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। और इस दौरान जो मुक्त हुई ऊर्जा होती है या इसके निर्माण, एक मोल निर्माण में जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं डेल्टा FH, समवन ऊर्जा कहते हैं इसको, समवन ऊर्जा, यानी इसके निर्माण की ऊर्जा या विवर्तन ऊर्जा कहते हैं। लेकिन डायरेक्टली सॉलिड और ये सॉलिड परमाणु है इसका धातु का, और अधातु का जो गैसीय परमाणु है डायरेक्टली नहीं जुड़ते, इसमें पूरी कहानी लगती है। पहली बात तो गैसीय परमाणु जो होते हैं जैसे N2 गैस है, O2 गैस है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, वे सब द्विपरमाणुक रूप के अंदर होती है। तो मैं यहाँ पे तो 2 लगा लेता हूँ, और बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे आधा लगा लिया है, क्योंकि गैस जो होती है एकल परमाणुक नहीं होती है, केवल नोबल गैस होती है वो एकल परमाणुक होती है। पर नोबल गैस तो किसी भी धातु के साथ में जुड़कर आयनिक यौगिक का निर्माण करती ही नहीं है। नोबल गैस तो इनफैक्ट रिएक्शन नहीं करती है, कुछ जिनॉन की इक्का दुक्का रिएक्शन भले ही हो जाए, और वो भी उसकी ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ रिएक्शन होती है, वहां पर भी कोई आयनिक बॉन्ड नहीं बनता है। तो अब देखो कहानी कैसे शुरू होती है। सबसे पहले ये जो धातु लिया आपने, सॉलिड मेटल लिया है, इसको पहले अपने को गैसीय अवस्था में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए जो आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी उसको बोलते हैं सब्लिमेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन ऊर्जा यानी उद्रोपातन ऊर्जा। और इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है क्योंकि ये आपको वैल्यू देनी, ये ऊर्जा आपको सप्लाई करनी पड़ती है। फिर जो ये गैसीय परमाणु बना है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आपको ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी उसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा। इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होती है क्योंकि ये भी ऊर्जा आपको देनी पड़ती है। ठीक है। फिर उसी प्रकार से जो अपने पास में X2 परमाणु है, गैसीय परमाणु, इसको आपको X परमाणु में कन्वर्ट करना है। गैसीय परमाणु मतलब आपको अणु को परमाणु में कन्वर्ट करना है तो उसका बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ठीक है। बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी कितनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि ये यहाँ पर हाफ ले लिया, हाफ मॉलिक्यूल लिया आपने। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी इसको बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड एंथैल्पी H। ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पर भी बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, ऊर्जा आप देनी पड़ रही है आपको। फिर X गैस से ये X गैस ये जब माइनस बन जाएगा, यानी इसके ऊपर जब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ लेते हैं उस दौरान जो है ऊर्जा बेटा मुक्त होती है, इसलिए इसको हम नेगेटिव लिखते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा कहते हैं। यहाँ ऊर्जा देनी पड़ी, यहाँ ऊर्जा हुई मुक्त है। अब ये भी गैसीय आयन बन गया, ये भी गैसीय आयन बन गया। अब इन दोनों के जुड़ने से जो MX सॉलिड बनेगा उस दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा। ये आपकी नेगेटिव होती है। तो पूरी कहानी का मतलब ये है कि जब एक ठोस धातु और एक गैसीय अधातु के जुड़ने से जब आयनिक यौगिक का निर्माण होता है तो डायरेक्ट नहीं होता, उसमें कई सारी प्रक्रिया इन्वॉल्व होती है। उन प्रक्रियाओं में कुछ जगहों पे अपने को ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, कुछ जगहों पे ऊर्जा मुक्त होती है। अब देखो कोई भी चीज अनुकूल तब मानी जाएगी, सुगम तब मानी जाएगी जब खर्च कम हो और निकले ज्यादा, इन्वेस्टमेंट कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो, तभी कोई चीज फायदेमंद होती है। तो यहां पर जो खर्च करने वाली चीजें बेटा ये तो होनी चाहिए कम, ये तो होनी चाहिए कम, ये तो होनी चाहिए कम, और निकली हुई ऊर्जा होनी चाहिए ज्यादा। यानी कि एक तो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। लैटिस ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए। आयनन ऊर्जा कम होनी चाहिए। और ये ऊर्जा भी कम होनी चाहिए, पर इनके बारे में कोई पूछता नहीं है। जो सवाल बनते हैं ना बेटा इन तीनों के बारे में बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए, ऋणात्मक वैल्यू उसकी, और आयन ऊर्जा कम होनी चाहिए। और ये अब देख लो सवाल तुम, छोटा धनायन बड़ा ऋणायन। ठीक है। अब देखो ये इन्होंने इसी चीज को इनडायरेक्टली पूछ लिया। अगर धनायन छोटा होगा, धनायन छोटा होगा और ऋणायन बड़ा होगा, धनायन छोटा है तो छोटा धनायन बनना कितना मुश्किल होता है भैया। धनायन छोटा है इसका मतलब है कि उसमें आपको बहुत सारी ऊर्जा देनी पड़ी होगी, और ऋणायन बड़ा है तो ऋणायन में भी इलेक्ट्रॉन आप जोड़ गए बड़े ऋणायन के अंदर तो वहां पर ऊर्जा कम मुक्त होती है। तो छोटा धनायन और बड़ा ऋणायन के लिए बेटा ये वैल्यू जो होती है ये फेवरेबल नहीं होती है। तो ये वाली बात गलत होगी। छोटा धनायन बड़ा ऋणायन होगा तो फजान के नियम के अनुसार वो तो सहसंयोजी यौगिक बनेगा, आयनिक थोड़ी बनेगा। धनायन का कम आयनन विभव और ऋणायन की हाँ ये बात सही है, आयनन विभव जो है बेटा वो कम होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा जो ये इलेक्ट्रॉन मृदुता ज्यादा होनी चाहिए। करेक्ट बात है। बड़ा धनायन छोटा ऋणायन वो कम आवेश, ये बात सही है। बड़ा धनायन होना चाहिए, धनायन का आकार तो ज्यादा हो और ऋणायन का आकार छोटा होना चाहिए। ठीक है। और आवेश भी क्या होना चाहिए बेटा? कम होना चाहिए, ये बात करेक्ट है। जालक ऊर्जा कम नहीं होनी चाहिए, जालक ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए। तो अपने पास में ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? बी और सी जो है ऑप्शन करेक्ट हो गया। जालक ऊर्जा तो बेटा
ज़्यादा ही होनी चाहिए, तभी बात में मज़ा आता, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार O2+ आयन के लिए चुंबकीय गुण व बंध क्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपके पास में O2+ आयन है, उसके लिए आपसे पूछा है कि कौन सी बात सही है। पहली बात तो O2+ जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 होती है, 15 इलेक्ट्रॉन होता है, और हम उस ट्रिक से जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होती है उसमें उसका बंध कोटि 3 होती है, तो 15 वाले की बंध कोटि जो है 2.5 हो जाएगी। 0.5 कम करने वाली ट्रिक बताई थी आपको क्लास के अंदर, मैंने बताई है, और आप जहां भी पढ़े हो आपको क्लास में ट्रिक बताई गई होगी। इसकी बंध कोटि जो होती है, बॉन्ड ऑर्डर जिसको बोलते हैं, वो होता है 2.5, और चूंकि इसमें विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये अनुचुंबकीय भी है, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, n बराबर 1 है, n मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी कह रहा कि ये इसको O2 के साथ कंपेयर किया गया है, तो चलो अपन O2 भी यहां लिख लेते हैं। O2 में इलेक्ट्रॉन 16 होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 होता है, और ये भी अनुचुंबकीय होता है। O2 भी अनुचुंबकीय होता है क्योंकि O2 के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। अब देखो, अनुचुंबकीय और बंध क्रम जो है इसका O2 से कम है। बंध क्रम तो ज्यादा है O2+ का, कम नहीं है, 2.5 है इसका, 2 ही है। और अनुचुंबकत्व में अगर देखा जाए तो अनुचुंबक के व्यवहार जो है ऑक्सीजन का ज्यादा होता है O2 का, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेड होते हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पेड है। तो अनुचुंबकत्व व्यवहार जो है वो तो O2 से क्या है, इसका कम है, और बंध क्रम कम है। बंध क्रम नहीं बेटा, बंध क्रम तो ज्यादा है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत होगी। खाली अनुचुंबकीय व्यवहार की बात करी होती ना तो सही हो जाता है। आगे देखो, अनुचुंबकीय और बंध क्रम दोनों ही ज्यादा है ऑक्सीजन से, नहीं है। बंध क्रम तो ज्यादा है पर अनुचुंबकत्व जो है वो कम है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गई है। प्रतिचुंबकीय तो है ही नहीं ये, प्रतिचुंबकीय और बंध क्रम O2 से क्या है, कम है। बंध क्रम तो ज्यादा है, और प्रतिचुंबकीय तो खैर है भी नहीं ये। बंध क्रम भी ज्यादा है और प्रतिचुंबक तो भी ज्यादा है। देखो पहली बात तो ये प्रतिचुंबकीय है नहीं, लेकिन इसमें और तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। प्रतिचुंबकीय है नहीं, लेकिन ये शायद ऐसा कहना चाह रहा होगा कि देखो अनुचुंबक तो ज्यादा उसका हो गया, तो प्रतिचुंबक तो ज्यादा इसका हो जाना चाहिए। बट ये थोड़ा लैंग्वेज ठीक नहीं है, ये इनकरेक्ट लैंग्वेज है, पर मोस्ट एप्रोप्रिएट इसका आंसर ये हो जाएगा। बंध क्रम भी आप देख सकते हो इसका 2.5 है, और अनुचुंबकीय व्यवहार अगर O2 का ज्यादा है तो प्रतिचुंबकीय व्यवहार इसका ज्यादा हो जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। ये बात ठीक नहीं है वैसे पूरी तरह से, मैं बता दूं आपको, बट ठीक है, जो भी आसपास का ऑप्शन जो मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। केंद्रीय परमाणु के सापेक्ष में निम्नलिखित यौगिकों की ज्यामिति का सही क्रम क्या है? ज्यामिति का क्रम पूछा है। एन है, SI ट्राई, ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ट्राई सिलाइल एमीन, सिलाइल बोलते हैं इस ग्रुप को बेटा, ठीक है। SiS3 वाले को सिलाइल ग्रुप बोलते हैं, सिलाइल। अब होता क्या है ना, सिलिकॉन के पास में रिक्त डी कक्षक होता है, तो ये लोन पेयर यहां पर बैक बॉन्डिंग कर लेती है। बैक बॉन्डिंग करके ये हाइब्रिडेशन में भाग नहीं ले पाते, क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग में काम आ जाती है, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग है तो लोन पेयर यहाँ है ही नहीं, तो बैक बॉन्डिंग में चली गई। इसका मतलब इसकी ज्यामिति कैसे होगी, इसकी ज्यामिति ऐसी हो जाएगी, N SiS3 SiS3 SiS3, ठीक है, ऐसी ज्यामिति हो जाएगी। एक सेकेंड, इसको अपन कर लेते हैं पॉज। तो ये तो अपने पास में जो है ये हो गया समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय हो गया। फिर बात करते हैं ट्राइमिथाइल अमीन की। तो ट्राइमिथाइल अमीन होता है, इसमें क्या होता है बेटा कि कार्बन के पास में कोई रिक्त कक्षक तो होता नहीं है, तो ये लोन पेयर ऐसे की ऐसी पड़ी रहती है। ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में भाग नहीं ले सकती है, क्योंकि कार्बन के पास में कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो है अपने पास में बेटा कैसा रहेगा, ये पिरामिडी आकार का हो जाएगा। यहाँ पर ये पिरामिड बन रहा है, ये पिरामिडी हो जाएगा। फिर आते हैं PSI3S, ये फॉस्फोरस वाला जो हो जाएगा, ये एग्जैक्टली ऐसा ही हो जाएगा जैसा ये वाला था। जैसे N अपनी लोन पेयर इसमें सिलिकॉन वाले ऑर्बिटल में दे रहा था,
वैसे वैसे फास्फोरस की भी लोन पेयर जो है, इसका स्ट्रक्चर आप बिल्कुल ऐसा बना लीजिए, जहां पर N लिखा वहां P लिख लीजिए। तो ये भी बेटा इस तरह से लोन पेयर की बैक बॉन्डिंग करके, लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है बेटा, बैक बॉन्डिंग यहाँ पर हो नहीं पाएगी। सही बात है, यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि ये जो आपने लिखा है फास्फोरस, यहाँ Si3H, तो लगने में तो लग रहा है कि बैक बॉन्डिंग हो जाएगी यहाँ पर, लेकिन फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और बैक बॉन्डिंग के लिए कम से कम 2 एलिमेंट में से एक सेकंड पीरियड का होना चाहिए। जैसे ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट था, ये भले ही थर्ड पीरियड का हो, लेकिन अगर दोनों ही थर्ड पीरियड के हो जाए तो फिर ये बैक बॉन्डिंग हो नहीं पाएगी। तो ये बैक बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, तो ये अपना पिरामिडी ही रहेगा। तो पहले वाला समतली है, बाकी दोनों पिरामिडी है। पहले वाला समतली है, बाकी दोनों पिरामिडी है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कंसेप्ट ये कि बैक बॉन्डिंग के लिए 2 परमाणुओं में से कम एक परमाणु सेकंड पीरियड का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कितने अणु अष्टक नियम का उल्लंघन करते हैं? अष्टक नियम का उल्लंघन वो अणु करते हैं जिनके केंद्रीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो 8 से ज्यादा या कम है, वो आपके अष्टक नियम का उल्लंघन करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या गिनते कैसे हैं? जितने बॉन्ड होते हैं उसके दुगुने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, 2 डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ में, 4 बॉन्ड है, तो 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस में 5 बॉन्ड होते हैं, 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर सिलिकॉन के साथ में 4 बॉन्ड है, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन। ब्रोमीन में 5 बॉन्ड है और एक लोन पेयर भी होती है ब्रोमीन के पास में, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो 5 अगर बॉन्ड बन जाएंगे फ्लोरीन के साथ में सिंगल बॉन्ड, तो एक लोन पेयर बच जाएगी। तो यहाँ पर अपने पास में हो जाएगा बेटा ये 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अपने पास में 6 तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले हो जाएंगे, एक लोन पेयर वाले मिला के 8 इलेक्ट्रॉन। सल्फ्यूरिक एसिड में 6 बॉन्ड तो 12 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से कम या ज्यादा है, जैसे इसमें संख्या 8 से ज्यादा है, इसमें संख्या 8 से ज्यादा है, 8 से ज्यादा है, 8 से ज्यादा है और 8 से कम है, संख्या जिसमें भी 8 से ज्यादा या कम है वो अष्टक नियम का उल्लंघन करते हैं। तो 1 2 3 4 5 इसका आंसर आ जाएगा। 5 ऐसी प्रजातियां हैं जो अष्टक नियम को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, अगला सवाल, यहां पे ट्रू फॉल्स वाला पूछा है। टी फॉर ट्रू, ट्रू मतलब सही और एफ मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब गलत। तो कौन सही है कौन गलत ये बताना आपको। XeF7 प्लस का संकरण sp3d है। संकरण निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, स्टेरिक नंबर निकालेंगे। स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं, 1/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनॉन के होते हैं बेटा 8 और यहाँ पर हेलोजन पड़े हैं 7, 8 + 7। ठीक है, और यहाँ पे +1 चार्ज है, +1 चार्ज को हम माइनस कर लेते हैं। एक्चुअली फॉर्मूला बेटा ये होता है स्टेरिक नंबर निकालने का, 1/2 Vm + -c। ये V वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, M मतलब होता है मोनोवैलेंट एटम यानी एकल संयोजी परमाणु, जिसमें हाइड्रोजन भी आते हैं और हेलोजन भी आते हैं। और जो C है वो है चार्ज। चार्ज में ऐसा करते हैं, यहाँ देखो प्लस माइनस दोनों का साइन है, अगर किसी के ऊपर माइनस चार्ज हो तो यहाँ फॉर्मूले में प्लस यूज करेंगे, और किसी के ऊपर प्लस चार्ज हो तो फॉर्मूले के अंदर बेटा माइनस यूज करेंगे। जैसे यहाँ प्लस चार्ज है तो यहाँ हमने माइनस यूज किया फॉर्मूले के अंदर, उल्टा चलता है ये, क्योंकि देखो प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, इलेक्ट्रॉन घटाना होता है, इसलिए हम माइनस यूज करते हैं यहाँ पर। तो 8 और 7 15 में से एक गया 14, 14/2 7, 7 में संकरण हो जाएगा sp3d3। ये कह रहा है sp3d3 करेक्ट बात है। इसका निकालोगे बेटा, इसका स्टेरिक नंबर जो है वो आएगा 4, संकरण sp3 हो जाएगा। sf6 के अंदर स्टेरिक नंबर 6 आ जाएगा, स्टेरिक नंबर 6 में संकरण हो जाएगा sp3d2। और PF4+ के अंदर भी अपने पास में PCl4+ की तरह स्टेरिक नंबर 4 आएगा और संकरण sp3 हो जाएगा। अब देखो करेक्ट कौन सा है, पहले वाला करेक्ट है, दूसरे वाला इनकरेक्ट, तीसरे वाला करेक्ट, चौथे वाला करेक्ट। तो इसका आएगा TFTT, TFTT, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संकरण निकालने के लिए अगर आपके पास में कोई और ट्रिक है, देखो ये जरूरी नहीं कि यही एक फॉर्मूला होता है, कुछ टीचर जो है इसी फॉर्मूले को अलग तरीके से पढ़ाते हैं, तो अगर आपने अलग तरीके से पढ़ रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो आपका वही आना है। ठीक है, अपने को फाइनल आंसर से मतलब है, आप कैसे लेके आते हो वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे हाइपोक्लोराइट, क्लोराइट, क्लोरेट और परक्लोरेट के अंदर क्लोरीन परमाणु के संकरण में प्रयुक्त कक्षक है। देखो पहला वाला है हाइपोक्लोराइट, इसमें ऐसा होता है Cl O-,
Cl और O माइनस, यहाँ पे क्लोरीन के पास में 3 लोन पेयर है, एक बॉन्ड पेयर है। फिर ClO2 माइनस, इसमें एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड माइनस और 2 लोन पेयर है। तीसरे वाला है ClO3 माइनस, तो ClO3 में 3 तो इसके पास में है, 2 डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड और एक लोन पेयर। और ClO4 में O माइनस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो बेटा ये चारों केसेस के अंदर अगर आप संग्रहण निकालने के लिए यहाँ पर सिंपल तरीका लगाओगे, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जोड़ोगे, तो चारों केस में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का योग 4 ही आएगा। 1 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर और 4 सिग्मा बॉन्ड। तो इनका सभी का योग 4 ही आएगा। सबका संग्रहण sp3 ही रहने वाला है, सबका संग्रहण sp3 ही रहने वाला है। चाहे तो आप निकाल के देख लो, चाहे तो आप ऐसे देख लो, या तुम Vm प्लस माइनस C वाले फॉर्मूले से देख लो, सभी का संग्रहण बेटा sp3 ही आने वाला है इसके अंदर। निम्न में से कौन से परमाणु संख्या का समूह प्रतिनिधि तत्वों को प्रदर्शित करता है? प्रतिनिधि तत्व जो होते हैं वो होते हैं अपने पास में S ब्लॉक और P ब्लॉक के तत्व। S ब्लॉक और P ब्लॉक के तत्व जो होते हैं उनको बोलते हैं हम प्रतिनिधि तत्व, ठीक है, यानी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं उनको। और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास में S और P ब्लॉक के आते हैं। हमें परमाणु क्रमांक दे रखा है और बहुत ज्यादा नहीं दे रखे, छोटे मोटे दे रखे हैं। अपने को वैसे पता है कि कौन से तत्व से, कौन से परमाणु क्रमांक से कौन सा तत्व है, ठीक है। तो अपन निकाल लेंगे इनको। सबसे पहले बात करते हैं 5 क्रमांक बेटा बोरॉन का होता है, 13 एल्यूमिनियम का, 30 होता है जिंक का, 53 होता है आयोडीन का। तो बेटा ये तो S ब्लॉक, ये आपका P ब्लॉक का है, ये P ब्लॉक का है, ये D ब्लॉक का हो गया और ये P ब्लॉक का। तो बेटा ये तो ऑप्शन होगा नहीं, सारे के सारे S ब्लॉक और P ब्लॉक से ही होने चाहिए। 11 होता है अपने पास सोडियम का, सोडियम अपना S ब्लॉक का। 33 होता है अपने पास में आर्सेनिक का, आर्सेनिक P ब्लॉक का है। 58 होता है हमारे पास में बेरियम का, बेरियम S ब्लॉक का है। और 84 जो होता है बेटा वो होता है पोलोनियम का, पोलोनियम भी P ब्लॉक का है। तो बेटा इसमें सारे एलिमेंट जो है वो S ब्लॉक, अच्छा 58 बेरियम का नहीं होता है, 58 तो सीरियम का होता है, सॉरी सीरियम का होता है, ठीक है, ये पोलोनियम का है। तो बेटा ये सीरियम तो अपना F ब्लॉक का एलिमेंट है, पोलोनियम P ब्लॉक का है, तो ये भी नहीं है। इसके अंदर भी अपने पास D ब्लॉक का आ गया, इसमें F ब्लॉक का आ गया, सिर्फ S और P ब्लॉक के होने चाहिए। 5 परमाणु क्रमांक किसका होता है अपने पास में, बोरॉन का होता है। 17 किसका होता है, क्लोरीन का होता है। 31 गैलियम का। 54 होता है जिनॉन का। ये सारे के सारे एलिमेंट बेटा आपके S ब्लॉक और P ब्लॉक के ही है, इसमें कोई D ब्लॉक का नहीं है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, अगर ये फ्लोरीन का है, 31 हो जाएगा अपने पास में गैलियम का, 53 हो जाएगा आयोडीन का, 83 हो जाएगा अपने पास में बिस्मिथ का, बिस्मिथ का। तो हाँ, ये भी अपने पास में हो गया, आपके सारे S ब्लॉक और P ब्लॉक है। तो बेटा 2 ऑप्शन करेक्ट हो गए इसमें। अब यहाँ पर 2 में से अपने को एक सिलेक्ट करना है, तो उस केस में अपन एक सिलेक्ट कैसे करेंगे, वैसे दोनों ही हो जाएंगे, बट अगर मान लो एक सिलेक्ट करना, एडवांस में तो एक सिलेक्ट, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो अगर ये मल्टीपल चॉइस वाले में है तो आप दोनों ऑप्शन करेक्ट करोगे। पर अगर आपको ये एडवांस में सिंगल वाले भी आते हैं, मल्टीपल वाले भी आते हैं, अगर सिंगल वाला आ गया सवाल तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऑप्शन सी को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जिनॉन जो है ना, जिनॉन एक नोबल गैस है। तो इसमें थोड़ा विवाद है। कुछ किताबों के अंदर लिखा गया कि प्रतिनिधि तत्व जो होते हैं वो S ब्लॉक और P ब्लॉक वाले होते हैं, जिसमें नोबल गैस भी शामिल है। कुछ किताबों में लिखा गया है कि S ब्लॉक और P ब्लॉक है, पर नोबल गैस उसमें जो है अपवर्जित है, वो उसमें शामिल नहीं है। तो फिर ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग डी वाला हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में ऐसे नोबल गैस है या नहीं है उसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं, तो अपन तो मान के चलेंगे, तो उस अकॉर्डिंग दोनों ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए इसके। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में व्यवस्था का क्रम उसके सामने दिए गए गुणधर्म की भिन्नता का अनुरूप नहीं है? इसको बेटा आप जो है पॉज करके करिए, देखते हैं कितने बच्चे इसको ठीक करते हैं। आप लोग ईमानदारी से करिएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे पहले ऑप्शन के अंदर आपके पास है एल्यूमिनियम 3+, मैग्नीशियम 2+, Na+ और F-, ये सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां हैं। और सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां जो होती है
सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों का जो आकार होता है वो ऋणावेश के समानुपाती होता है धनावेश के व्युत्क्रमानुपाती। नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो आकार बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो आकार घटेगा। ठीक है, तो यहां देखो आप, पॉजिटिव चार्ज जो है इधर कम हो रहा है, नेगेटिव बढ़ रहा है तो आकार बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात है, इस फॉर्मूले के मुताबिक ही है ये, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ती हुई प्रथम आयन एंथैल्पी, यहाँ पे बोरॉन से कार्बन की ज्यादा होती है आयन ऊर्जा, लेकिन N और O में बेटा N का 2p3 विन्यास होता है, इसका 2p4 होता है, तो अर्धपूरित विन्यास होने की वजह से नाइट्रोजन की जो आयन ऊर्जा होती है ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, लेकिन इसने गलत दिखा दिया इसको, इसने O को ज्यादा दिखा दिया, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसने पूछा कि कौन सा सही नहीं है, तो फिर यही हो गया सही नहीं होने का, एक तो ये हो गया ऑप्शन। अब देखो आगे, बढ़ती हुई इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा का अगर क्रम की बात करें तो यहाँ पे आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है। तो आयोडीन से ब्रोमीन की ज्यादा होती है, ब्रोमीन से क्लोरीन की ज्यादा होती है, लेकिन क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन की ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, तो ये भी इन्होंने गलत कर दिया है, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और बढ़ती हुई धात्विक त्रिज्या, लिथियम सोडियम पोटेशियम एक ग्रुप की एलिमेंट है, तो यहाँ पर ग्रुप में डाउन द ग्रुप जो होती है त्रिज्या जो होती है बढ़ती है, ये करेक्ट है ऑप्शन। गलत जो है दो सीरीज के अंदर बी और सी वाले जो है ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, बी और सी वाले यहाँ पर गलत है। आगे बढ़ेंगे, एक टिन क्लोराइड क्यू निम्न अभिक्रियाओं से गुजरता है, और जिसमें इसने कहा है यहाँ पर एक इसने कहा कि कोई टिन का क्लोराइड है और वो निम्न अभिक्रिया से गुजरता है। पहले उसमें Cl माइनस जुड़ेगा तो ये X बनेगा, फिर उसमें Q जो है उसमें Me3N बना तो ये हुआ, Q के अंदर CuCl जुड़ गया तो ये बन गया। तो पूछा है कि X पिरामिडी ज्यामिति वाला एकल ऋणायन है, X जो है वो पिरामिडी ज्यामिति वाला एकल ऋणायन है, Y और Z दोनों उदासीन यौगिक है, Y और Z दोनों उदासीन यौगिक है, तो सही विकल्पों का चयन कीजिए। ये अपने पास में क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा, कैसे सॉल्व होगा ये, आ जाओ बेटा इसको सॉल्व करके देखते हैं फटाफट से। टिन के क्लोराइड, पहली बात होते क्या है, टिन के दो ही क्लोराइड होते हैं, एक तो SnCl2 होता है, एक SnCl4 होता है। टिन के दो ही क्लोराइड होते हैं, SnCl2 और SnCl4 दो ही इसके क्लोराइड हुआ करते हैं। अब यहां पर ये कह रहा है कि इसमें Cl माइनस जोड़ेगा तो X बन जाएगा, तो मान लो हमें नहीं पता कौन सा क्लोराइड है, तो हम तो दोनों मान लेते हैं एक बार के लिए, फिर देख लेंगे आगे जो भी ऑप्शन बनेगा उसके अकॉर्डिंग। इसमें Cl माइनस जोड़ते हैं, इसमें Cl माइनस जोड़ते हैं, तो इसमें बन जाएगा SnCl3 माइनस, और ये बन जाएगा SnCl4 माइनस, नहीं SnCl5 माइनस बन जाएगा, SnCl5 माइनस बन जाएगा। इसने कहा है कि X की पिरामिडीय ज्यामिति है। अब देखते हैं इन दोनों में पिरामिडीय ज्यामिति किसकी होती है। यहां SnCl3 माइनस के अंदर अगर आप देखोगे बेटा, तो 3 तो इसके पास में क्लोरीन है और एक लोन पेयर है -4 की वजह से, तो ये तो पिरामिडीय हो गया। पर ये जो है SnCl5 है, ये पिरामिडीय ज्यामिति नहीं होगी, इसमें 4 Cl तो एक तल में लगे होंगे, एक Cl इधर लगा होगा, एक लोन पेयर यहाँ लगी होगी, तो इसकी तो बेटा वर्ग पिरामिडीय ज्यामिति हो जाएगी। इसका मतलब SnCl4 नहीं है, SnCl2 ही है, तो ये तो तय हो गया कि जो Q है वो SnCl2 है। ठीक है, अब Q की अभिक्रिया Me3N के साथ करवाते हैं, तो ये SnCl2 की अभिक्रिया अगर आप Me3N के साथ कराओगे तो आपको पता है कि इसके पास में एक लोन पेयर होती है, और Me3N जो होता है, Me3N को मैं यहां लिख लेता हूं, Me3N और SnCl2 के पास में लोन पेयर भी होती है और खाली डी कक्षक भी होता है, तो ये अपनी लोन पेयर इसके खाली कक्षक में दान कर सकता है, तो इस प्रकार का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, Y और Z दोनों उदासीन यौगिक है, Y और Z। अब देखो ये लोन पेयर दान करने के बाद में जो यौगिक बनेगा इसका वो इस तरह से बन जाएगा, Me3N SnCl2। ये कंपाउंड पहले देखो अमोनिया, तो यहाँ पर ये ट्राइमेथिलामीन था, ये तो क्षारीय यौगिक था क्योंकि इसके पास लोन पेयर थी, इसके पास में खाली कक्षक था, ये अम्लीय था, लेकिन दोनों की अभिक्रिया होने के बाद में इसका खाली कक्षक भी भर गया है, इसकी लोन पेयर भी दान हो गई, तो ना तो ये अम्लीय है ना क्षारीय है, तो ये बात भी करेक्ट होगी अपने पास में। ठीक है, अब Q और CuCl2 की अभिक्रिया से, Q मतलब जो SnCl2 है उसकी और CuCl2 की अभिक्रिया से इसने कहा एक तो CuCl बनता है, यानी यहां से क्लोरीन जो है कम होकर उधर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उधर ट्रांसफर हो रहे तो बेटा वो SnCl4 बन जाएगा और ये CuCl बन जाएगा। ये हालांकि अभिक्रिया बैलेंस नहीं है, अपने पास में सारी चीजें आ गई है। कौन कौन सी चीजें आ गई है, ये तो अपने पास में बेटा Z हो गया है,
ये अपने पास में पूरा का पूरा यौगिक मिलाकर क्या हो गया, Y हो गया है। और जो X है वो अपने पास में बेटा क्या हो गया है, SnCl3 माइनस, और ये SnCl2। अब अपने पूछा है कि सही विकल्प या विकल्पों का चयन कीजिए। इसमें एक से अधिक सवाल का ऑप्शन सही हो सकते हैं, आपको इनका सिलेक्ट करना है। ठीक है, वैसे देखो ये सवाल देखा जाए तो केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा कम है, पी ब्लॉक का ज्यादा है। एडवांस के अंदर पी ब्लॉक में टिन के कंपाउंड भी आते हैं, नॉर्मली मेंस में नहीं आते पर एडवांस में आते हैं। एक्स में केंद्रीय परमाणु sp3 संग्रहित है। एक्स कौन सा, ये वाला। इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो sp3 संग्रहित है, करेक्ट बात है। जेड में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीजन अवस्था +2 है। जेड कौन सा है, जेड 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 ये रहा। इसमें केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीजन अवस्था +2 है, नहीं है भैया, यहाँ +4 है ये ऑक्सीजन अवस्था, गलत बात है ये वाली। जेड में केंद्रीय परमाणु पर एक एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है, एकांक युग्म नहीं है। SnCl4 में SnCl4 के पास में कोई भी एकांक युग्म नहीं होती है, गलत बात है। Y एक उप सहसंयोजक यौगिक है, सही बात है बेटा। Y के अंदर आप देख सकते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, तो ये एक उप सहसंयोजक आबंध है इसके अंदर, करेक्ट बात है। तो करेक्ट कौन कौन सा हो गया, A और D इसका करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। निम्न अणुओं में से किससे प्रतिचुंबकीय व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। देखो प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय पता कैसे लगाते हैं, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन सारे के सारे युग्मित है वो तो होता प्रतिचुंबकीय, और अगर अयुग्मित है तो अनुचुंबकीय होता है। अब यहाँ पे एक अपने पास तरीका ये होता है, एक ट्रिक होती है, मतलब देखो या तो हम लोग इन सभी का विन्यास लिख ले और फिर आबंदी कक्षक देखे, प्रतिआबंध देखे, उसमें अंत पे इलेक्ट्रॉन देखे, बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। शॉर्टकट तरीका क्या होता है, आप चुंबकत्व को दो तरीके से पता कर सकते हैं। अगर किसी में इलेक्ट्रॉन जो है सम संख्या में है, इस प्रकार की जो द्विपरमाणु अणु होते हैं उनकी बात कर रहा हूं, अगर सम संख्या में है तो बेटा वो प्रतिचुंबकीय होगा, और विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन है अगर, तो फिर वो अनुचुंबकीय होगा। अब इसमें कहानी ये होती है कि इसमें दो अपवाद होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन और 32 इलेक्ट्रॉन, ये 3 प्रजातियां ऐसी होती है जिनमें सम संख्या में इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये, सम संख्या में इलेक्ट्रॉन रखने के बावजूद भी ये अनुचुंबकीय होती है। ये 3 आपके एक्सेप्शन आपको अलग से याद रखने पड़ेंगे। अब देखो 12 इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन प्रतिचुंबकीय, 16 इलेक्ट्रॉन, 16 हालांकि सम संख्या तो है लेकिन अपवाद वाले में आता है, ये सम संख्या होने के बावजूद भी ये अनुचुंबकीय होता है, अनुचुंबकीय। 32 इलेक्ट्रॉन, 32 भी संख्या तो सम है लेकिन ये भी अपवाद वाले में आएगा, अनुचुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय बेटा कौन कौन हो गया, ए और बी वाला प्रतिचुंबकीय हो गया, इसका आंसर ए और बी हो जाएगा। अगला सवाल, फजान के नियम के अनुसार ध्रुवण किसके द्वारा बढ़ेंगे, ध्रुवण लक्षण जो होते हैं वो किसके द्वारा बढ़ते हैं। देखो फजान का नियम ये कहता है कि किसी भी आयनिक यौगिक में कितने सहसंयोजी गुण होते हैं, उसकी व्याख्या किस प्रकार से की जाती है, उसका निर्धारण किस प्रकार से करते हैं, उसके लिए फजान का नियम काम में लेते हैं। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, फजान के नियम के अनुसार जो सहसंयोजक लक्षण होते हैं, जो सहसंयोजक लक्षण होते हैं वो एक तो आवेश के समानुपाती होते हैं, दूसरा ऋणायन के आकार के समानुपाती। अगर हम आकार की बात करें तो ऋणायन के आकार के समानुपाती और धनायन के आकार के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ये अपने पास में सिस्टम हुआ करता है। तो इसने क्या बोला है, किसके द्वारा बढ़ेंगे, आवेश तो होना चाहिए बेटा उच्च, किसका आवेश, धनावेश, उसकी बात कर रहे हैं, वो तो होना चाहिए ज्यादा, और ऋणायन का आकार होना चाहिए बड़ा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, परमाणु क्रमांक n-1, n+1 और n+2 वाले 4 परमाणुओं की आयन ऊर्जा दे रखी है, जहां पर n का मान जो है 10 से कम है, 20 से ज्यादा है, n+2 का मान ज्ञात कीजिए। ओके, n+2 का मान ज्ञात कीजिए, n+2 बताना आपको। ठीक है, बता देंगे, कोई बात नहीं। आपको ना यहाँ पर कुछ तत्व दे रखे हैं, एक तो परमाणु दे रखा है, इसका परमाणु क्रमांक n है, एक n-1 है, एक n+1 है, एक n+2 है। आपको बताना n+2 जो है ये कौन सा परमाणु क्रमांक है।
तो अपने को यहाँ डेटा दे रखा है आयन ऊर्जा वाला, इससे अपने को अनुमान लगाना है। तो अपने पास ये जुगाड़ होता है, क्या होता है? आयन ऊर्जा सामान्य तौर पे प्रथम से द्वितीय की तरफ जाते हो तो उसमें वृद्धि जो होती है वो 1 से 1.5 गुना के आसपास होती है। 1 से 1.5 गुना वृद्धि होती है, या मैक्सिमम 2 मान लो, 2 गुना ये होती है वृद्धि। लेकिन अगर मान लो कहीं पर 3 गुना वृद्धि हो रही है, 4 गुना वृद्धि हो रही है, 5 गुना हो रही है, बहुत बड़ा जंप आ रहा है, इसका मतलब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो थे वहीं तक थे, खत्म हो गए, अगली कोष से इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं। तो जब भी किसी तत्व के क्रमागत आयन ऊर्जाओं में जिस भी आयन ऊर्जा के बाद में बड़ा अंतर आता है, वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म होने की जो है जो प्रवृत्ति है उसको प्रदर्शित करती है। तो आप देखते हैं बड़ा जंप कहाँ पर है। 16 से 81 से 3300 बहुत बड़ा जंप नहीं है, वही 1.5 2 गुना ही है, बड़ा जंप नहीं है। 3300 से 6000 वही 2 गुना है, कोई बड़ा जंप नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन बेटा 3 भी हो सकता है आगे ज़्यादा भी हो सकता है, हमें नहीं पता, इसके बारे में कोई आंकड़ा नहीं मिल रहा हमें। 2000 से 4000 डबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर 4000 से 6000 वो भी 1.5 गुना है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा जंप नहीं है यहाँ पर। वही 1.5 2 गुना जंप तो बेटा अलाउड होता है। 1.5 गुना या 2 गुना जंप अलाउड होता है। यहाँ देखो 500 से सीधा 4500 हो गया, सीधा 8 गुना बढ़ गया है। इसका मतलब इसमें 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन था बेटा? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। इसका मतलब है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें, और बाद में फिर वही कहानी है। इसका मतलब ये जो तत्व है ना, ये ज़रूर पहले ग्रुप का एलिमेंट है। पहला ग्रुप कौन-सा? वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाला। क्योंकि उसमें उसी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। अब उसमें भी कौन-सा हो सकता है? पहले ग्रुप में तो लिथियम भी होता है, सोडियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, रुबिडियम भी होता है, सीज़ियम भी होता है। यहाँ कौन-सा तत्व होगा? इसने कहा कि उसका परमाणु क्रमांक 10 से ज़्यादा है। 10 से मतलब क्या बोलते हैं, ज़्यादा है और 20 से कम है, तो उसमें एक ही तत्व आएगा। या तो आएगा अपने पास में सोडियम या आएगा पोटेशियम, दोनों आ सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम दोनों आ सकते हैं। ठीक है? सोडियम, पोटेशियम दोनों आ सकते हैं। चलो अगला देखते हैं। सोडियम के आगे तो आता है एल्यूमीनियम, पोटेशियम के आगे आता है कैल्शियम। यहाँ पे देखो, अगले में क्या करा है इन्होंने? अगले में भी वही करा है कि यहाँ पे 2 के बाद का जंप, हाँ, यहाँ पर हमारे पास में 2 के बाद बड़ा जंप आ रहा है। यहाँ तो जंप बड़ा नहीं, यहाँ बड़ा जंप है। इसका मतलब ये n+2 है, ये भी आपका n+2। सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, सॉरी। सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, इधर आता है कैल्शियम आता है। ठीक है? यहाँ पे मैग्नीशियम आता है और यहाँ पर कैल्शियम आता है। इसका मतलब ये जो है ना, ये दोनों की रेंज में आ रहा है। ये मतलब या तो सोडियम होगा, ये पोटेशियम होगा, कि दोनों पर ये आंकड़े सेट हो रहे हैं। पर यहाँ पर जो अपने को वैल्यूज़ दिखाई पड़ रही है, ये सामान्य तौर पे अगर आपको थोड़ा डेटा याद हो या अगर आप डेटा के साथ खेलते हो, तो अपने को पता है बेटा ये जो वैल्यू है ना, जो ये प्रथम आयन ऊर्जा जो है 500 या उसके कम की आस-पास की जो होती है, वो अपने सेकंड पीरियड के, ये जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं सोडियम वगैरह, उन्हीं के लिए होती है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये सोडियम ही है एलिमेंट। अगर ये सोडियम है तो सोडियम के लिए ये n का मान 10 हो गया है और ये n+1 11 हो गया है और यहाँ पर n+2 12 हो गया है। तो ये जो n+2 है इसका मान 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है? n+2 का मान जो है वो 12 हो जाएगा। अगला सवाल, HI में परसेंटेज आयनिक लक्षण क्या है? H की विद्युत ऋणात्मक मान 2.1 है और I की 2.5 है। उत्तर जो है आपको निकटतम, ये सवाल मेरे ख्याल से नहीं पूछते हैं ऐसे जेईई के अंदर, बट फिर भी अगर मान लो पूछ ले तो आप कैसे सॉल्व करना है? आपको परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 16 डेल्टा En प्लस 3.5 डेल्टा En का स्क्वायर। अब डेल्टा En क्या होती है? विद्युत ऋणता में अंतर। उसको कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? आयोडीन की, माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? हाइड्रोजन की। ठीक है? यहाँ वैल्यू दे रखी है 2.1, 2.5, तो अंतर जो आएगा वो आएगा 2.4 का। तो डेल्टा En में 0.4 रखोगे आप यहाँ पर, डेल्टा En की वैल्यू 0.4 आ गई। परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकालने के लिए आप 16 इंटू 0.4 करोगे, इधर 3.5 इंटू 0.4 का स्क्वायर करोगे। आप इसको सॉल्व कर देना बेटा। सॉल्व करने पर लगभग मेरे ख्याल से कोई 30% के आसपास, 30-35% के आसपास जो है इसका उत्तर आने वाला है। ये थोड़ा आप कैलकुलेट कर देना, ये कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, बहुत कुछ नहीं। फॉर्मूला बेटा ये है, अपने को मेन कंसेप्ट याद रखना, ये फॉर्मूला। वैसे इस तरह के क्वेश्चन आजकल थोड़े कम आते हैं, पहले आते थे किसी जमाने के अंदर। आधुनिक आवर्त सारणी में 3D श्रेणी के तत्वों का +3 ऑक्सीजन अवस्था में चक्रण चुंबकीय आघूर्ण 5.92 है, तो तत्व का परमाणु क्रमांक बताइए। ये ठीक सवाल है। इसके अंदर क्या करना है कि अपने पास में इसने कहा 3D श्रेणी के तत्व है। 3D श्रेणी के तत्व कौन से होते हैं? स्कैंडियम से लगाकर जिंक तक कोई भी हो सकता है, और इसने कहा उसका भी +3 ऑक्सीजन अवस्था में।
तो वो जो भी तत्व है, हमने इसको मान लो m मान लिया है, वो +3 अवस्था के अंदर उसका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो कितना है, 5.92 है, बोर मैग्नेटॉन। तो बेटा ऐसा होता है, बोर मैग्नेटॉन से अपने को क्या पता लग जाता है, n पता लग जाता है, n मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि म्यू की वैल्यू जो होती है वो √n+2 के बराबर होती है, और म्यू मतलब चुंबकीय आघूर्ण। अगर ये आपको 5.92 दे रखा है, इसको आप सॉल्व करोगे, इसका स्क्वायर ये अंडर रूट हटाओगे तो बेटा यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ये n+2 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो ये n² + 2n है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसको जब सॉल्व करोगे तो मैं आपको बता दूं एक बात बेटा, अपने पास जुगाड़ होता है कि जिसका भी चुंबकीय आघूर्ण जितने दशमलव जितना है, तो उसमें जो आगे वाली संख्या है वही उसके अंत पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें अंत पे इलेक्ट्रॉन जो है 5 है। कभी भी आपको चुंबकीय आघूर्ण का सवाल आ जाए, जैसे मान लो 5.92 है, तो जो आगे वाली संख्या है वही उसके बेटा अंत पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये इसका उत्तर होता 4.90, तो बेटा उसमें अंत पे इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। अगर चुंबकीय आघूर्ण 3.87 होता, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है अनपेड वो 3 होते हैं। ये अपन क्लास में पढ़ाया करते हैं, इस तरह के जुगाड़ बताया करते हैं क्लास के अंदर। तो इसमें बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं। तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन कब हो सकते हैं, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन ये हो सकते हैं कि आपने इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में 5 इलेक्ट्रॉन अनपेड है। तो जब भी आप 3D वाले 3D श्रेणी के तत्व होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन निकालते हो, तो 3D श्रेणी के तत्वों में पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकलते हैं, फिर आपके 3D से निकलते हैं। तो 4s इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उनको आपने निकाल दिया है, और 3D में भी 1 इलेक्ट्रॉन निकाला आपने, तब जाके 3D5 बचा है, क्योंकि 3D5 जब होता है तभी उसके अंदर n की वैल्यू 5 आती है। तो ये कहने का मतलब 3D5 विन्यास किसका है, 3D5 विन्यास किसका है? तो 3D5 विन्यास उसका है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में 3D5 बचा है। तो 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो बेटा इस पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? ये तो 3D6 हो जाएगा और वो 4s2 हो जाएगा। तो ये अपने पास में कुल मिला के 26 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 26 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? आयरन के अंदर होते हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक जो है वो है 26, आयरन Fe। ठीक है, आयरन का परमाणु क्रमांक हो जाएगा 26। ठीक है, अगला सवाल करके देखिए भैया। निम्न अणुओं पर विचार कीजिए, SO3, SOCl2, HCO2, F2, HClO4, H2SO3, H3PO4, A+B+C का मान ज्ञात कीजिए, जहां A सभी परमाणुओं में उपस्थित p पाई d पाई आबंधों की कुल संख्या B। ये एक सवाल है, यहाँ पे आपको 4-5 अणु दे रखे हैं, उसके A, B और C की आपको वैल्यू बतानी है। A में कहा इन्होंने कि ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए, ए सभी अणुओं में उपस्थित पी पाई डी। पहले तो आपको इनके सबके स्ट्रक्चर से बनाते हैं, उसके बाद अपने ये सारा सॉल्व करते हैं। आप लोग भी चाहे तो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं इसको। मैं स्टार्ट करता हूं इसको सॉल्व करना। पहला है SO3, दूसरा है SOCl2, तीसरा है XeO2F2। 2 सिंगल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है। HClO4, H2SO3, H3PO3। अब देखो, पहले एक तो पता करते पी पाई डी पाई आबंध कितने हैं। देखो भैया, संग्रहण क्या है इसका, संग्रहण से आप पी पाई डी पाई आबंध निकाल सकते हो। अगर किसी का संग्रहण sp है तो उसमें सारे बॉन्ड पी पाई होंगे, जितने भी पाई बॉन्ड होंगे सारे पी पाई होंगे, उसमें पी पाई डी पाई होता ही नहीं है। अगर sp2 संग्रहण है, sp3 है, sp3 में सभी पाई बॉन्ड जो होते हैं वो आपके पी पाई होते हैं, और sp2 के अंदर एक पी पाई होता है बॉन्ड, पाई बॉन्ड। बाकी अगर होंगे, अगर मान लो, तो अन्य जो है वो पाई बॉन्ड आपके पी पाई डी पाई होते हैं। ठीक है, तो इसका संग्रहण बेटा sp2 है, sp2 संग्रहण है। इसका मतलब एक तो पाई बॉन्ड जो है वो पी पाई है, बाकी जो है ये पी पाई डी पाई है, ये भी पी पाई डी पाई है, ये भी पी पाई डी पाई है। तो इसमें पी पाई डी पाई 2 है। इसमें अपने पास में संग्रहण कितना भैया, सल्फर के पास एक लोन पेयर भी होती है, तो 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो sp3 है। sp3 का मतलब ये जो आपका पाई बॉन्ड है ये पी पाई डी पाई ही है यहाँ पर।
इधर अपने पास में संकरण sp3d, sp3 के बाद जो भी संकरण हो सारे बॉन्ड p पाई d पाई ही होते हैं। ये भी p पाई d पाई है, ये भी p पाई d पाई है, यहाँ sp3 है, तो ये सारे बॉन्ड जो है 3 के 3 पाई बॉन्ड p पाई d पाई है, p पाई d पाई, p पाई d पाई, p पाई d पाई। ठीक है, हाँ इधर sp कितना है 3 और 1 4 sp3, तो ये भी p पाई d पाई, p पाई d पाई। इधर sp3 है p पाई d पाई। अब देखो p पाई d पाई आबंधों की कुल संख्या कितने p पाई d पाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ए की वैल्यू जो है बेटा वो तो है 11। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। फिर कहा है कि केंद्रीय परमाणु पर न्यूनतम एक एकांक युग्म वाले हैं, कि कम से कम एक लोन पेयर तो हो ही हो। इसमें तो कोई लोन पेयर है नहीं, इसमें एक लोन पेयर है, इसमें भी 2 लोन पेयर है, 2 है तो भले ही वो कम से कम एक मानी है इसने, तो 2 भी तो शामिल हो जाएगी उसके अंदर। इस पे कोई लोन पेयर नहीं है, इसमें एक लोन पेयर है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर रखने वाले कितने हो गए, 1 2 3, तो बी की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी। सी पूछा है अध्रुवीय अणुओं की संख्या। अध्रुवीय अणु जो होते हैं उसमें ऐसे अणु जिसमें डाइपोल जो होता है, बॉन्ड के डाइपोल कैंसिल आउट नहीं होते हैं। इस ये तो सम्मित है, सारे बॉन्ड डाइपोल कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका तो म्यू है वो 0 आएगा बेटा। इसका तो म्यू कितना आएगा, 0 आएगा। इसमें अलग अलग तरह के बॉन्ड है, डाइपोल कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, तो म्यू 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो आपका ध्रुवीय हो गया, ये अध्रुवीय। इसमें भी सम्मित नहीं है, म्यू नॉन जीरो होगा। इसमें भी नॉन जीरो होगा बेटा, इसमें भी नॉन जीरो होगा, इसमें भी नॉन जीरो होगा। तो इसने कहा अध्रुवीय। अध्रुवीय कौन होता है, जिसका म्यू 0 होता है। 0 म्यू किसका बेटा, एक तो इसका 0 आएगा, इसके अलावा किसी का 0, इसके अलावा सब के सब जो है उसके अंदर डाइपोल की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। सी का आंसर 1 हो जाएगा, सी का आंसर 1 हो जाएगा। बी वाले का आंसर कितना था, 1 2 3 था। अब जोड़ दो आप, 11 3 14 और 1 15, तो इनका आंसर जो है बेटा एबीसी का वो मान आएगा 15। ठीक है, बढ़िया सवाल था ये सब आपके टिप्स पे होने चाहिए बेटा। स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, ये पोलैरिटी, डाइपोलमेंट, ये सब टिप्स पे होना चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चन जाके लगते हैं। निम्न में से ध्रुवीय अणुओं की कुल संख्या क्या, ये अभी जैसे मैंने जस्ट एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए बेटा होमवर्क है कि अभी जो मैंने करवाया वैसे के वैसे उसी तथ्य पर आधारित है। आपको सभी का जो है म्यू बताना कि म्यू 0 किसका, नॉन जीरो किसका, एग्जैक्टली जो पीछे वाला क्वेश्चन था वैसे ही करना है इसको। यहां पे पूछा है वाई अक्ष को अंतर्नाभिकीय अक्ष मानते हुए बताइए कि निम्न में से कितने पाई बंद बनाएंगे। कितने बंद जो है यहाँ पर पाई बंद का निर्माण करेंगे, ये सवाल यहाँ पे पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। अपने को वाई एक्स को अंतर्नाभिक अक्ष मानना है, तो मान लो मैंने वाई को अंतर्नाभिक अक्ष मान लिया है, तो पी वाई जो होती है और पी वाई ये वाई के अंतर्दिशीय होती है, निर्दिष्ट होती है। तो पी वाई का बॉन्ड तो बनेगा, वो तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर। पाई बॉन्ड कब बनता है, जब 2 कक्षक ऐसे आए, जब ऐसे आएंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा हेड ऑन कोलिजन से। तो जब आपका साइड बाइज ओवरलैपिंग होती है तब बनता पाई बॉन्ड, और जब का एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तब बनता सिग्मा बॉन्ड। तो यहां पर तो बेटा ये हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड। अगर मैंने y को अंतर्नाभिक अक्ष मान लिया और px आपको पता है जो x कक्ष होता है, x जो ऑर्बिटल होती है, ये px जो होती है ये आपकी y के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे आपका जो बॉन्ड बनेगा बेटा वो बन जाएगा पाई बॉन्ड। फिर pz के अंदर भी ऐसा हो जाएगा, अगर आपने y अक्ष मान लिया इसको अंतर्नाभिक अक्ष को, तो z भी जो है वो y के आपके परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बन जाएगा। dxy अब देखो मजे की बात क्या है, अगर मैंने इसको y मान लिया तो जो dxy होता है वो x और y के मध्य में होता है, x और y के मध्य में होता है। ठीक है, और इसमें भी जो बॉन्ड बनेगा बेटा वो पाई बॉन्ड ही बनेगा, इसमें भी आपके पास पाई बॉन्ड ही बनेगा। yz का भी सेम ऐसा ही कहानी हो जाएगी, yz की भी कहानी सेम हो जाएगी, तो इसके अंदर भी अपना पाई बॉन्ड ही बनेगा। ठीक है, तो पहले में बन गया सिग्मा, दूसरे में पाई, तीसरे में पाई, चौथे में पाई, पांचवें में पाई। px और dxy, ये px और dxy बेटा ये y एक्स हो गया, px जो होगा ये इसके परपेंडिकुलर होगा
और जो एक्स वाई है वो भी आपके एक्स और वाई के इस तरह से मध्य में होगा, यहां पर भी पाई बॉन्ड ही बनेगा। ठीक है, डी एक्स वाई और पी जेड वो भी एग्जैक्टली उसी प्रकार से जो है यहां पे आप पी जेड कर देना, तब भी आपका वो पाई बॉन्ड ही बनेगा। और एक्स जेड का भी पाई बॉन्ड ही बनेगा। ठीक है, एक्स जेड का भी यहां पर पाई बॉन्ड, एक्स जेड का पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। एक्स जेड का क्या हो जाएगा, देखो एक्स जेड में थोड़ी सी झोल हो जाएगा। ये मान लो वाई का अक्ष है, तो एक्स जेड जो होता है वो एक्स और जेड के मध्य में होता है, वो एक्स और जेड के मध्य में होता है, तो वो इस प्रकार से होगा, वो इसके मध्य में होगा, इस तरह से, इस प्रकार से होगा। मतलब वो इस प्रकार से आमने सामने आएगा, ऐसे आएगा। ठीक, ऐसे नहीं आएगा। देखो ऐसे बनता है सिग्मा बॉन्ड, इस प्रकार से बनता है पाई बॉन्ड, पर कोई ऐसे आमने सामने आ जाए तो उसमें डेल्टा बॉन्ड बनता है। तो डेल्टा बॉन्ड तो खैर पूछा नहीं इसने, तो यहाँ पे डेल्टा बॉन्ड बनेगा। डेल्टा बॉन्ड वैसे अपन पढ़ाते भी नहीं नीट जेई के अंदर। ठीक है, तो ये अपने पास बेटा इसका पाई बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 पाई बॉन्ड हो गए। इसका आंसर 6 हो जाएगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा। अगला सवाल, सुमेलित करना, आपको सुमेलित करना है। सल्फर से सल्फाइड बनेगा तो ऊर्जा बेटा मुक्त होती है, सही बात है, ऊर्जा मुक्त होती है। ऑक्साइड से O2 माइनस बनेगा तो बेटा आपको ऊर्जा देनी पड़ती है। यहां पे पहले से माइनस चार्ज है और उसमें आप इलेक्ट्रॉन और ऐड कर रहे हो, तो ये द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा है। और द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा किसी भी उदासीन परमाणु जो है उससे उसके बाद में जो द्वितीय लब्धि ऊर्जा होती है हमेशा आपके जो है पॉजिटिव होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन जोड़ने में ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रतिकृष्ण होगा इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पर अवशोषित ऊर्जा होगी। अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करते हैं। अक्रिय गैस स्ट्रॉन्सी में आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे बेटा, तो स्ट्रॉन्सियम जो है अपने पास क्रिप्टन का विन्यास प्राप्त कर लेगा, ये भी इसका करेक्ट है। और अर्धभरित विन्यास प्राप्त करता है, इसके अंदर अर्धभरित विन्यास होता है, क्योंकि n माइनस जो है उसका 2p4 होता है और ये 2p3 होता है, ये अर्धभरित विन्यास होता है। और जर्मेनियम से जर्मेनियम माइनस की तरफ जाओगे, तो जर्मेनियम से जर्मेनियम माइनस की तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा तो इसकी भी नेगेटिव है। बाकी इसमें कोई विन्यास नोबल गैस का तो आ नहीं रहा है। इसका 34 परमाणु क्रमांक होता है, इसका 35 है, तो 35 वाला नोबल गैस नहीं होता बेटा, 36 होता तो होता नोबल गैस। ठीक है, लेकिन अब ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा किसके लिए, इसके लिए ऊर्जा जो होती है वो आपके अवशोषित नहीं मुक्त होती है, इसके लिए अवशोषित होती है। इलेक्ट्रॉन निकालना है, आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी अवशोषित। यहां पर आपने n माइनस से n करा है बेटा, n से n माइनस जो होता है उसमें आपको ऊर्जा देनी पड़ती है, तो n माइनस से n में ऊर्जा अपनी मुक्त हुई है। और यहां पर आपके जर्मेनियम से जर्मेनियम माइनस बनाने में भी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, अब आपको यहां पे मिलान करना है, तो मिलान कैसे करोगे, p वाले का जो है वो पहला भी है, बस पहला ही है p वाले का, और नोबल गैस का विन्यास भी आ रहा है, सही बात है। सल्फाइड का जो है आर्गन का विन्यास भी होता है, तो p वाले का जो है वो अपने पास में, मतलब p जो है मुक्त ऊर्जा किस किस में है, एक तो है 1 के अंदर, एक है 4 के अंदर, एक 5 के अंदर, तो 1 4 5, 1 4 5 ये आ गया है। q जो है अवशोषित ऊर्जा वो किस में है, एक तो 2 में है, एक 3 में है, तो 2 और 3 में है, तो अपने को ऑप्शन तो मिल ही गया, पहला ऑप्शन ही है वैसे, बट फिर भी देख लेते हैं आगे। r जो है r किस किस में, अक्रिय गैस विन्यास किस किस में मिलेगा बेटा, अक्रिय गैस विन्यास मिलेगा, एक तो ये देखो ये नियॉन का विन्यास आ रहा है। ठीक है, s माइनस में इसका तो विन्यास क्लोरीन का ही आ रहा, तो ये तो नहीं हो पाएगा बेटा। s माइनस मतलब 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन होते तो नोबल गैस का विन्यास आता, ये नहीं है। तो एक तो इसमें आ गया नियॉन का विन्यास, एक आ गया इसके अंदर आ जाता अपने क्रिप्टन का विन्यास, तो 2 और 3 वाला जो है वो अपने पास नोबल गैस वाला है। और अर्धभरित वाला की अगर बात करें तो अर्धभरित 4 और 5, 4 में 2p3 हो जाएगा। और जर्मेनियम के अंदर अगर हम देखें, जर्मेनियम का विन्यास होता है 2p4, 4p4, 4s2, 3d10 और 4p4 होता है जर्मेनियम, गैलियम जर्मेनियम 4p2 होता है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, 4p2 होता है। जब जर्मेनियम माइनस बनता है तो ये 4s2,
3d10 और 4p 3 हो जाता है। तो इसका भी बेटा आपका अर्धपूरित विन्यास आ जाता है, तो इसका 4 और 5 दोनों हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था, मजा आया इस क्वेश्चन के अंदर। ये बेटा जो है ना ये सवाल, इसमें आपको अगेन ज्यामिति निकालनी है, वर्ग पिरामिडी, रेखीय, वर्ग पिरामिडी T3। तो ये आकृति बेटा, आपने आकृति वाले सवाल आज 3 4 5 कर लिए लगभग, तो आकृति वाला सवाल में हम वापस नया कुछ सीखने को मिलने वाला नहीं है। तो ये मैं चाहता हूं कि आप इसको होमवर्क के अंदर करें, इसमें कुछ लर्निंग आउटकम नहीं होने वाला, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको सीख चुके हैं इस तरह के सवाल को आज के सेशन के अंदर। कुछ नया पढ़ते हैं, मजा आएगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, ये अपन पढ़ते हैं। अच्छा, ये पैसेज वाला क्वेश्चन है, ये पैसेज दिया गया है, पैसेज पढ़ना पहले आपको, फिर इसके पैसेज पे आधारित सवाल होंगे। तो पैसेज बेटा आप लोग पढ़ लेना, मैंने तो पढ़ाए हैं, अपने कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसको पॉज करके पैसेज को आराम से पढ़ लेना। वैसे पैसेज से कुछ खास अपने को हिंट मिलती नहीं है। एडवांस के अंदर जो पैसेज वाले सवाल आते हैं, उसमें पैसेज में वही बातें होती है जो हम पहले से जानते हैं। उस पैसेज वाली बातों से क्वेश्चन का कोई खास लिंक नहीं होता है, बस ऐसे ही आपको टाइम पास के लिए देते हैं। सवाल पे आते सीधा, यदि N2+ में आबंदी इलेक्ट्रॉन की संख्या p है और प्रति आबंदी इलेक्ट्रॉन की संख्या q है, तो बताओ p और q का अनुपात क्या होगा। हाँ ऐसे बोलो ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ तुम लोग। N2+, देखो N2+, मैं पहले N2 की बात करूं तो N2 का विन्यास सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2 और सिग्मा 2pz2। ये होता है अपना N2 का विन्यास। पर इसने कहा N2+, यानी एक इलेक्ट्रॉन अपने को कम करना है। एक इलेक्ट्रॉन मान लो कम करेंगे तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ही बचेगा। अब बताना इसके अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो p है और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन q है, उसका आपको वैल्यू बतानी। तो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 2 4 6 8 1 9। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो 9 है। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 4 4 है, 9/4 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा 2.5। 2.5 इसका p/q का अनुपात हो जाएगा, 2.5। अगला सवाल, निम्नलिखित इसमें स्पीसीज में से अनुचुंबकीय की संख्या को p और प्रतिचुंबकीय, ये भी कोई बड़ा अच्छा सवाल नहीं है। वैसे भी हमने ऐसे भी क्वेश्चन हमने करे हैं, लेकिन इसके चूंकि ऐसे सवाल के आने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा डाल दिए प्रैक्टिस शीट के अंदर ऐसे क्वेश्चन। खैर, N2 के पास में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, और ये अपना प्रतिचुंबकीय होता है। O2 के पास में इलेक्ट्रॉन तो 16 होते हैं, लेकिन 10 16 और 32 है, ये अपवाद वाले होते हैं। ये सम संख्या में इलेक्ट्रॉन रखने के बावजूद भी अनुचुंबकीय होते हैं, तो ये अनुचुंबकीय है। 15 इलेक्ट्रॉन है, विषम संख्या वाले तो सारे अनुचुंबकीय होते ही हैं, इसमें तो कोई वाद विवाद नहीं है। P2 में 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 10 वाला एक्सेप्शन के कारण जो है बेटा, ये भी आपका अनुचुंबकीय होता है। NO+ में इलेक्ट्रॉन 14 है, और 14 इलेक्ट्रॉन वाला बेटा प्रतिचुंबकीय होता है। तो अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय का रेशियो बताना आपको। पहले तो आपको बताना है अनुचुंबकीय, फिर प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय कितने, 1 2 और 3। 3 तो अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय यहां पर 2 है, तो 3/2 आ जाएगा 1.5। 1.5 ठीक। आगे बस इतना ही था, हो गया। हमने लगभग 30 से भी ज्यादा सवाल कर लिए हैं, और सारे सवाल ऐसे थे जिसमें मैं कुछ सीखने को मिला है, लर्निंग आउटकम वाले क्वेश्चन थे सारे के सारे। और वैसे मैं बताऊं आपको, केमिस्ट्री में आईओसी के अंदर जो है एडवांस में क्वेश्चन आसान ही आते हैं, डिफिकल्ट सवाल नहीं आते हैं। डिफिकल्ट जो धुआंधार आते हैं वो दूसरे पोर्शन में आते हैं। भाई आईओसी में तो कुछ ज्यादा है ही नहीं, तो क्या डिफिकल्ट बनाएंगे। जितना सिलेबस में है उसमें से क्वेश्चन आसान ही बनते हैं, डिफिकल्ट बन ही नहीं सकते हैं। तो फिर इसमें चिंता नहीं करनी है आपको बेटा, एनसीईआरटी बेस्ड आपको रीडिंग करनी है इसकी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, प्रैक्टिस शीट भी आपको इसकी दी जाएगी अलग से, तो उसमें भी इसी तरह से क्वेश्चन होंगे, उसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। बाकी ये हमने क्वेश्चन 30-35 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो बढ़िया से हमने यहाँ पे सीख गए हैं, समझ गए हैं। तो अगले सेशन के अंदर हम लोग बाकी जो चैप्टर है पी ब्लॉक, डी ब्लॉक वगैरह, उनको लेके मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, और बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए बेटा। और उम्मीद करते हैं आप सबका अच्छे मार्क्स से सिलेक्शन होगा। थैंक यू एवरीवन।